गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज आकाश कुमार गुप्ता। और जैसा कि कल हम लोगों ने पढ़ा था अबाउट द एलिमेंट्स और मैनेजमेंट, ठीक है, उसमें हम लोगों ने 5 एलिमेंट पढ़ा था। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिलेटेड टू फर्म या फिर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ठीक है। जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। इनमें सबसे पहले आता है आपका सोल प्रोप्राइटरशिप। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कितने टाइप के होते हैं? मोस्टली 5 टाइप के होते हैं। पहला होता है आपका सोल प्रोप्राइटरशिप। दूसरा होता है पार्टनरशिप। तीसरा होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी। चौथा होता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। LLP। और पांचवा होता है आपका ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। ठीक है, 5 मोस्टली नोन टाइप के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, और भी होते हैं। 6th आपका आ जाता है 1 पर्सन कंपनी। सेवेंथ आ जाता है आपका प्राइवेट कंपनी। आठवां आता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ठीक है, ये 8 टाइप के आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैं, जिनमें से नोन जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो सबसे ज्यादा प्रचलित ऑर्गेनाइजेशन है, टाइप हैं ऑर्गेनाइजेशन के, वो कौन कौन से हैं? पहला है आपका सोल प्रोप्राइटरशिप। दूसरा है आपका पार्टनरशिप। तीसरा आ जाता है कोऑपरेटिव सोसाइटी। चौथा आता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। और पांचवा आता है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। अब इनके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे कि इनके मेरिट्स के बारे में, इनके डीमेरिट्स के बारे में, और इनके फीचर्स के बारे में। सबसे पहले पढ़ते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में। अगर आप घर से बाहर निकलते हो पेन लेने के लिए या कोई भी सामान लेने के लिए, तो सबसे पहले किसके यहाँ जाते हो? उस दुकानदार के यहाँ जाते हो जिसके यहाँ से आपको वो सामान लेना है। ठीक है, दुकान पर मालिक बैठा रहता है गल्ले पर, ठीक है, सामान वो देता है,
तो वो मालिक जो बैठा हुआ है वो उस दुकान पे वो क्या है, वही उस दुकान का सोल प्रोपराइटर है, मतलब दुकान का मालिक। ठीक है, सोल मतलब क्या होता है, सोल मतलब होता है ओन, और प्रोपराइटर मतलब क्या होता है, ओनर। ठीक है, उस बिजनेस का जो ओनर है वो खुद जो उस बिजनेस को सेटअप किया है वही है। ठीक है, जिसने उस बिजनेस को सेट किया है, जिसने परचेजिंग की है, जिसने जो उस दुकान पर बैठ रहा है, जो जो उसका प्रॉफिट लेगा उस दुकान से, वो स्वयं उसका मालिक, मतलब कि खुद वो सोल प्रोपराइटर है। ठीक है, अब इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं। सोल प्रोपराइटरशिप रिफर्स टू अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज ओन्ड, ठीक है, विच इज ओन्ड, मैनेज्ड, मतलब कि खुद ही उसने सेट किया है, सब कुछ खरीदारी उसने की है, वही उस दुकान का मैनेजर भी है। ठीक है, एंड कंट्रोल्ड, और वही उस दुकान को कंट्रोल भी कर रहा है, स्टाफ भी उसी ने रखा है, उनको तनख्वाह भी वही दे रहा है, कौन सा सामान आया, कौन सा सामान बिक गया, कौन सा सामान मंगाना है, उससे होने वाला प्रॉफिट कितना है, उससे उस बिजनेस में होने वाला लॉस कितना है, सबका मतलब किससे है, ठीक है, इस सोल प्रोपराइटर मतलब कि दुकान के मालिक से है। अब आते हैं इसके फीचर्स के बारे में। ठीक है, सबसे पहला इसका जो फीचर है वो आ जाएगा फॉर्मेशन एंड क्लोजर। ठीक है, हालांकि फॉर्मेशन का मतलब क्या हो गया कि दुकान ओपन करना, दुकान को फॉर्म करना। फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा कोई वो नहीं लगता है, किसी भी टाइप का गवर्नमेंट के द्वारा मतलब कि गवर्नमेंट की कोई आज्ञा नहीं लेनी पड़ती है। ठीक है, अगर किसी को राशन की दुकान खोलना है तो वो क्या करेगा, सीधे दुकान एक लेगा और वहां पे जो भी सामान है राशन से रिलेटेड वो ले आके रख देगा और ओपन कर देगा। लेकिन जो फार्मेसी फील्ड है उसमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले लाइसेंस लेना पड़ता है। ठीक है, लाइसेंस बनवाना पड़ता है, तभी जो दुकान है वो ओपन हो सकता है। ठीक है, तो किसी किसी केस में बिजनेस चलाने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है और किसी किसी में लाइसेंस नहीं लेना पड़ता है। ठीक है, अब इसके बाद क्लोजर पे आते हैं। तो क्लोजर क्या है, क्लोजर मतलब कि अगर बिजनेस नहीं चला तो अगर बिजनेस बंद हो जाता है तो उसका भी वो कौन होगा, जिम्मेदार कौन होगा, यही होगा। ठीक है, जो सोल प्रोपराइटर है वही प्रॉफिट भी देखेगा, वही लॉस भी देखेगा। ठीक है, अब आते हैं बात लायबिलिटी की करते हैं। लायबिलिटी मतलब क्या हो गई, जिम्मेदारी। सेकंड क्या हो गया इसका, लायबिलिटी। हम फीचर्स की बात कर रहे हैं ना, फीचर्स। सेकंड फीचर क्या हो गया इसके, लायबिलिटी। तो लायबिलिटी मतलब क्या होती है, पूरी तरह से जिम्मेदारी। जिम्मेदारी यहाँ पे किसकी बनती है, अगर वो कोई सामान बेच रहा है, खराब बेच रहा है, अच्छा बेच रहा है, मतलब कि अगर कोई राशन की दुकान पे बैठा है तो वो सामान जो भी रखा हुआ है, हो सकता है वो खराब सामान बेच रहा हो सकता है उसके यहाँ का सामान बहुत बढ़िया हो, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो। ठीक है, तो ये पूरी जिम्मेदारी किसके ऊपर आती है, जो प्रोपराइटर है, जो ओनर है उस दुकान का, पूरी जिम्मेदारी उसी पर आ जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि पूरी तरह से अनलिमिटेड लायबिलिटी
ये कैरी करता है। ठीक है, जो प्रोपराइटर है वो पूरी लायबिलिटी कैरी करता है। दुकान में मान लीजिए कि उसने कोई सामान रखा है जो कि एक्सपायर हो गया, अगर वो एक्सपायर सामान देगा तो उसको खाने की वजह से क्या होगा, आदमी की तबीयत भी खराब हो सकती है, तो उसका जिम्मेदार पूरी तरह से कौन हो गया, जो प्रोपराइटर है वो हो गया। नेक्स्ट आते हैं सोल रिस्क बियरर एंड प्रॉफिट रेसिपिएंट। ठीक है, ये तो लायबिलिटी की बात हो गई। ठीक है, पूरी तरह से जो भी बिजनेस चला रहा है उसका रिस्क रिस्क इस खुद प्रोपराइटर पे होगा, और उसका प्रॉफिट भी जो पूरा का पूरा होगा वो कौन कैरी करेगा, जो प्रोपराइटर है वो कैरी करेगा। नेक्स्ट आते हैं कंट्रोल पे। कंट्रोल में क्या है, मतलब कि जो भी डिसीजंस लिए जा रहे हैं, ठीक है, जो भी डिसीजन रहेंगे वो पूरी तरह से किसके रहेंगे, जो प्रोपराइटर है, जो ओनर है उसका रहेगा। इसमें किसी भी तरह का हस्तक्षेप कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वही दुकान का मालिक है। नेक्स्ट है नो सेपरेट एंटिटी। मतलब और कोई इससे नहीं जुड़ा है। ठीक है, अगर इससे और कोई नहीं जुड़ा है तो जो भी एक्टिविटीज होंगे शॉप से रिलेटेड वो सब किस पे डिपेंड करेंगे, ओनर पे डिपेंड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं लैक ऑफ बिजनेस कॉन्टिन्यूटी। ठीक, जैसे कि मान लीजिए कि पर्सन की डेथ हो जाती है, या वो दिवालिया हो जाता है, या कोई और कॉज हो जाता है, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है कि जो उसकी दुकान है या फिर बैंकक्रप्ट हो जाता है, जिसकी वजह से बैंकक्रप्ट, कोई दिवालिया, तो उसकी वजह से क्या होता है कि बिजनेस पे इफेक्ट पड़ सकता है और बिजनेस क्लोज हो सकती है, क्योंकि सब कुछ किस पे डिपेंड कर रहा है, जो दुकान का मालिक है, जो ओनर है, उस पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो लास्ट पॉइंट क्या है, लैक ऑफ बिजनेस कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, अगर उस पर्सन को कुछ भी होता है जो दुकान का ओनर है, तो उसकी वजह से अगर कोई और देखने वाला नहीं है उस दुकान को, तो बिजनेस डिसकंटिन्यू हो सकता है, मतलब कि वहीं पे रुक सकता है। अब ये तो हो गए इसके फीचर्स, अब आते हैं इसके एडवांटेजेस पे। इसका एडवांटेज क्या क्या है, सबसे पहला इसका एडवांटेज है इजी फॉर्मेशन। ठीक है, इजी फॉर्मेशन का मतलब कि दुकान कोई भी खोल सकता है। ठीक है, आसानी से खोला जा सकता है। सेकंड, बेटर कंट्रोल। बेटर कंट्रोल क्यों कहा गया, कोई क्योंकि किसी का भी हस्तक्षेप नहीं रहता इसमें। ठीक है, कोई अदर इसमें एंटिटी नहीं है जिसकी वजह से कोई और अदर हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ठीक, अब तीसरा है सब्जेक्ट टू प्योर रेगुलेशन। बहुत ज्यादा रूल्स और रेगुलेशन नहीं रखते हैं हम। ऐसा क्यों कहा गया है, क्योंकि अगर कोई इंडस्ट्री बैठा रहा है और उसमें अपने यहाँ वर्कर्स या एम्प्लॉयज़ को रख रहा है, तो वहाँ पे कई सारे रूल्स और रेगुलेशंस होंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बहुत ज़्यादा रूल्स और रेगुलेशन हम नहीं रख सकते।
नेक्स्ट, नॉट सब्जेक्ट टू कॉर्पोरेट इनकम टैक्स, ठीक है, इस पे कॉर्पोरेट इनकम टैक्स नहीं लगेगा। ठीक, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स क्या होगा, इस पे नहीं लगेगा। नेक्स्ट है ओनरशिप ऑफ ऑल प्रॉफिट्स, ठीक है, जो भी प्रॉफिट होगा उसका वो खुद मालिक होगा। कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, मतलब कि जो भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन रहेगा रिगार्डिंग द शॉप, वो खुद उसके तक ही रह जाएगी, ठीक है, वो खुद उसको सब कुछ नोन होगा रिलेटेड टू शॉप, और कोई उसे नहीं जान पाएगा, ना दुकान का नौकर ना अन्य स्टाफ, ठीक है। एक वर्ड यूज किया गया इसमें, डायरेक्ट इंसेंटिव, ठीक है, मतलब कि कभी क्या होता है कि बहुत ज्यादा बिजनेस किसी का चल जाता है, बहुत ज्यादा प्रॉफिट कभी आ रहा है, कभी कभार प्रॉफिट नहीं आ रहा है, ठीक है, तो जो इसको जब बहुत ज्यादा प्रॉफिट आता है तो क्या होता है, बहुत सारा पैसा भी आता है, तो जो बहुत सारा पैसा आता है वो उसका मालिक कौन, आखिरकार जो ओनर है वो होगा, ठीक है। तो डायरेक्ट इंसेंटिव, डायरेक्ट उसे जो मुनाफा होगा, बहुत ज्यादा जो मुनाफा होगा वो उसे डायरेक्ट मिलेगा। नेक्स्ट है ग्रेट सेंस ऑफ सेल्फ पर्सनल सेटिस्फैक्शन, मतलब कि वो खुद सेल्फ सेटिस्फाई रहेगा, क्योंकि जो भी है वही है, उस दुकान का मालिक वही है, ठीक है, जो भी है वही है, बाकी कोई अदर नहीं है, तो सेल्फ सेटिस्फैक्शन रहेगा। दुकान से रिलेटेड या फिर बिजनेस से रिलेटेड अच्छा बुरा सब वही है। ये तो हो गई एडवांटेज की बात। अब आते हैं डिसएडवांटेज पे। डिसएडवांटेज क्या है आखिरकार इसका, ठीक है। डिसएडवांटेज इसका सबसे पहले ये है कि ओनर की पूरी तरह से लायबिलिटी रहती है, पूरी तरह से जिम्मेदारी रहती है, तो अगर दुकान से रिलेटेड कुछ भी हुआ, कोई भी मैटर हुआ, ठीक है, अगर ग्राहक को चीज नहीं समझ में आई तो वो डायरेक्ट किसे बोलेगा, दुकानदार को जाके शिकायत करेगा, तो पूरी तरह से जो लायबिलिटी होती है वो किसकी होती है, दुकानदार की होती है, ठीक है। उसकी जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, मतलब कि सारी जिम्मेदारी वही है, सबका जिम्मेदार वही है। अब लिमिटेड रिसोर्सेज डिफिकल्ट टू रेज कैपिटल, जैसे कि अगर कोई एक पर्सन दुकान कर रहा है तो ऐसा, अगर वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है पहले से भी, उसके पास बहुत ज्यादा पैसा है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वो मिडिल क्लास से बिलोंग करता है, ठीक है, तो उसके पास क्या हो सकता है, रिसोर्सेज बहुत ज्यादा ना हो, मतलब कि बहुत ज्यादा पैसा वो न लगा पाए, ठीक है, तो कैपिटल क्या हो जाएगा वहां पे, जो कैपिटल वो इन्वेस्ट कर रहा है वो बहुत कम रहेगा, मतलब कि एक बहुत छोटा सा बिजनेस वो स्टार्ट कर सकता है। बिजनेस हैज अ लिमिटेड लाइफ, अगर भाई रिस्क है, बिजनेस है तो रिस्क है, अगर रिस्क पे सही बैठ गए तो भाई प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, अगर नहीं बैठे तो फिर क्या हो सकता है, बिजनेस बंद भी हो सकता है, तो लिमिटेड लाइफ होती है। नेक्स्ट है लिमिटेड मैनेजरियल एक्टिविटी,
मतलब कि एज अ मैनेजर हम क्या कर रहे हैं, जो पर्सन है उसको अपॉइंट कर रहे हैं या जो स्टाफ है उसको अपॉइंट कर रहे हैं। तो अगर कोई सिंगल पर्सन उस बिजनेस का मालिक है तो वो क्या करेगा, उसके पास पहली बात तो कैपिटल है नहीं बहुत ज़्यादा, ठीक है। अगर उसके पास पैसे नहीं रहेंगे तो वो बहुत ज़्यादा स्किल्ड स्टाफ को नहीं रख सकता, क्योंकि स्किल्ड स्टाफ को रखने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए जो वो नहीं कर सकता। तो क्या होगा कि ऐसे एम्प्लॉयज, मतलब कि जो टैलेंटेड या एम्बिशियस एम्प्लॉयज हैं उनको वो रिक्रूट नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब आते हैं पार्टनरशिप पे। सेकंड जो हमारा है वो है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप मतलब बिजनेस मेड बाय पार्टनर्स। ठीक है, मतलब कि बिजनेस इन विच टू और मोर देन टू इंडिविजुअल्स आर इन्वॉल्व टू फॉर्म इट एंड द प्रॉफिट अर्न बाय इट इज डिवाइडेड अमंग देम इन फॉर्म ऑफ शेयर्स। ठीक है, जितना जिसका शेयर रहेगा, जितना उसने कैपिटल स्टार्टिंग में लगाया होगा, उस हिसाब से क्या होता है, वो अपना शेयर बाद में जो प्रॉफिट होगा उससे लेगा। मान लीजिए कि राम ने लगाया 10,000, ठीक है, और श्याम ने लगाया 5,000। तो क्या हो गया, अगर इससे प्रॉफिट होता है कम से कम, ये मतलब कि टोटल मिला कितना हो गया, 15,000। अगर इसमें प्रॉफिट होता है 5,000 का, ठीक है, तो 5,000 में से जैसे कि इसने कितना लगाया था, 10,000 लगाया था, और इसने जो है 5,000 लगाया था, श्याम ने कितना लगाया था, 5,000 लगाया था। प्रॉफिट कितना हो रहा है, 5,000 का हो रहा है, ठीक है। तो उसी हिसाब से जो शेयर रहेगा वो राम और श्याम को दे दिया जाएगा। मतलब कि जैसे जितना, अगर इसने ज्यादा लगाया कैपिटल तो इसको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है, शेयर के रूप में, और अगर इसने कम लगाया है तो उसको कम मिलेगा शेयर। नेक्स्ट आते हैं, ये किसके द्वारा रेगुलेट किया गया है या कौन सा एक्ट इसे रेगुलेट करता है। तो इंडिया में इसे रेगुलेट करता है द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में जो किया आया था, ठीक है। द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 defines partnership as the relation between person who have agreed to share the profit of the business carried on by all or any one of them। ठीक है, इसी बात को समझा रहा है अपने तरीके से। नेक्स्ट आते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे।
कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं, तो इसमें आ जाएगा कि कितने लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं और कितना तक। ठीक है, तो पहले तो होंगे सिर्फ 2 लोग, और 2 से कितने ज्यादा लोग, 20 लोग तक ही हो सकते हैं। ठीक है, अगर कोई पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट हो रहा है तो 2 से लेके 20 तक लोग उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, 20 से लेकिन ज्यादा नहीं होंगे। ठीक है, The relation between the partners is created in the form of a contract। ठीक है, इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक, जो पार्टनर्स होते हैं उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, पार्टनरशिप डीड कहते हैं। ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो रिटन फॉर्म में होता है, और हम इसको क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट डीड। ठीक है, the terms and condition governing the relationship among the partners, sharing of profit and losses and the manner of conducting the business are specified। ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा सब कुछ ये पहले से स्पेसिफाई कर दिया गया है कि उनके बीच प्रॉफिट्स किस हिसाब से शेयर होंगे, लॉसेस किस हिसाब से शेयर होंगे, और जो पार्टनरशिप को कंडक्ट करने का तरीका है वो कैसा होना चाहिए। ठीक है, उनके लिए रूल्स और रेगुलेशन सारे बनाए गए हैं, पहले से स्पेसिफाइड हैं। बिजनेस मस्ट बी लॉफुल एंड रन विथ मोटिव ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, लॉफुल होना चाहिए, मतलब कि लॉ के हिसाब से होना चाहिए, और साथ में ऐसा होना चाहिए जिसमें जो बिजनेस है उसमें प्रॉफिट हो। The partners of the firm have unlimited liability. The partners are jointly and individually liable for payments of debts। ठीक है, जो लाइबिलिटी होती है, इसमें लाइबिलिटी की बात हमने उसमें भी की थी और इसमें भी कर रहे हैं। तो जो लाइबिलिटी होती है वो क्या होती है, अनलिमिटेड होती है, मतलब कि जो जिम्मेदारी होती है वो दोनों की होती है, ज्वाइंटली भी और इंडिविजुअली भी। अगर ये डेब्ट्स को पूरा करने में ज्वाइंटली नहीं सक्षम हो पाते हैं तो इंडिविजुअली भी जो है उन्हें ऐसा करना पड़ेगा। ठीक है, भले उनके लिए उनको अपने एसेट्स को करना पड़े। ठीक है, किसी इंडिविजुअल के एसेट को करना पड़े तब भी वो होगा, क्योंकि दोनों की जिम्मेदारी बनती है और सिंगल की भी जिम्मेदारी बनती है। क्यों, सिंगल जो पार्टनर होता है वो रिप्रेजेंट करता है सेकंड पार्टनर को भी, इस वजह से। ठीक है, तो लायबिलिटी जो होती है वो अनलिमिटेड होती है, ज्वाइंटली भी और इंडिविजुअली भी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, पार्टनर्स बियर द रिस्क इन्वॉल्व्ड इन रनिंग अ बिजनेस एज अ टीम। द रिवार्ड कम्स इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट्स व्हिच आर शेयर्ड बाय द पार्टनर्स इन एन एग्रीड रेशियो। ठीक है, जो रेशियो रहता है उसी हिसाब से जो प्रॉफिट है वो इन्हें दिया जाता है। ठीक है, जो प्रॉफिट है वो किसके हिसाब से बढ़ता है, रेशियो के हिसाब से। मतलब कि बताया था ना अभी, किसी ने ज्यादा लगाया, ठीक है, और किसी ने कम लगाया, किसी ने 5 के रेशियो में लगाया, किसी ने 4 के रेशियो में लिखा, या 5 के रेशियो में लगाया, किसी ने 2 के रेशियो में लगाया, तो प्रॉफिट इसी हिसाब से बढ़ जाता है। ठीक है, डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल आर जनरली कंसर्न विथ म्यूचुअल कंसेंट। हाँ, ये बात देखिए, डिसीजन मेकिंग जो होता है, जो बिजनेस से रिलेटेड जो भी डिसीजन होते हैं, डिसीजन जो होता है वो क्या होना चाहिए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे होना चाहिए, मतलब कि दोनों का होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक कुछ और कह रहा है और दूसरा कुछ और कहे, जिसकी वजह से क्या हो, दोनों के बीच में मतभेद हो जाए। अगर मतभेद हो जाएगा तो जो बिजनेस जो असर पड़ेगा वो किस पर पड़ेगा, बिजनेस पर पड़ेगा। ठीक है, इसलिए असर नहीं पड़ना चाहिए और दोनों के मत से कोई भी काम होना चाहिए, क्योंकि जो बिजनेस चल रहा है वो किस में चल रहा है, पार्टनरशिप में चल रहा है। ठीक है, और चूंकि डिसीजन मेकिंग में भी दोनों इन्वॉल्व हैं तो कंट्रोल भी दोनों करेंगे। ठीक है, समान रूप से। इफ देयर इज डेथ, रिटायरमेंट,
insolvency or insanity of any partner business can bring to an end. However, the remaining partner, if so desire, continue the business on the basis of a new agreement. ठीक है, अगर इनमें से किसी कोई भी एक पार्टनर मर जाता है या फिर बैंकरप्ट हो जाता है या कोई अदर कॉज हो जाता है जिसकी वजह से वो नहीं पार्टनरशिप में रह सकता, तो क्या होता है उसकी वजह से या तो बिजनेस बंद हो जाएगा, या तो अगर कोई अदर जो दूसरा वाला पार्टनर है वो चाहे तो उस बिजनेस को चला सकता है जबकि नया एग्रीमेंट बन जाए। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ न्यू एग्रीमेंट, जब नया एग्रीमेंट बन जाएगा तो वो जो पर्सन है, सेकंड पार्टनर है, वो इंडिविजुअली उस बिजनेस को चला सकता है। चलो, there are mutual agency as every partner is an agent of other partner as he represent them and thereby binds them through his acts। ठीक है, जो भी बिजनेस से रिलेटेड एक्ट होगा उसमें दोनों के दोनों जिम्मेदार होंगे, क्योंकि एक जो पार्टनर है वो रिप्रेजेंट करता है दूसरे पार्टनर को, मैंने अभी पहले भी बताया था। ठीक है, he is principal as he too can be bound by the acts of other partners। ठीक है, तो दो चीजें हैं, दोनों म्यूचुअल एजेंसी भी है और जो दूसरा पर्सन है वो प्रिंसिपल भी, मतलब कि प्रिंसिपल का मतलब कि वही रिप्रेजेंट करेगा जो ये दो पार्टनर्स हैं एक्स और वाई, एक्स वाई को रिप्रेजेंट करेगा और वाई एक्स को रिप्रेजेंट करेगा, और अगर कोई भी एक्ट रिलेटेड होता है बिजनेस से तो इसके जिम्मेदार दोनों होंगे। ठीक है, क्यों, अगर इसको भी कह सकते हैं, वाई को भी कह सकते हैं, क्योंकि वाई रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स को और एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है वाई को। नेक्स्ट आते हैं इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स पे। मेरिट्स, ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर। ठीक है, जो हमने उसमें पढ़ा था वही इसमें भी है, ईज ऑफ आसानी से खुल भी सकता है और आसानी से बंद भी किया जा सकता है। ठीक है, इसके लिए बहुत ज़्यादा कोई कागज की जरूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट है बैलेंस डिसीजन मेकिंग, बिकॉज एन इंडिविजुअल इज नॉट फोर्स्ड टू हैंडल डिफरेंट एक्टिविटीज, दिस रिड्यूसेस बर्डन ऑफ वर्क। ठीक है, सिर्फ एक के डिसीजन पे तो ये चल नहीं रहा है, ये चल रहा है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे दोनों पार्टनर्स या जो भी जितने भी पार्टनर्स हैं उनके बीच में, तो इसकी वजह से जो बर्डन होता है एक इंडिविजुअल पर वो क्या होता है, वो कम हो जाता है। ठीक है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक, क्योंकि एक के ऊपर कोई भी बर्डन नहीं रहता, डिसीजन मेकिंग का जो जो रिस्क या फिर जो रिलेटेड बिजनेस से जो भी एक्टिविटीज है उनका जो बर्डन है वो डिसीजन मेकिंग का, वो सिर्फ एक इंडिविजुअल पर नहीं रहता है। एंड लीड टू फ्यूअर एरर इन जजमेंट। ठीक है, और जिसकी वजह से जो एरर होने के चांसेस हैं, मतलब कि अगर मान लीजिए कोई बिजनेस से रिलेटेड कोई भी नया तथ्य है, कोई भी नया चीज आया, तो उस पर एक पर्सन का मत है कि ठीक है, दूसरे पर्सन का मत है नहीं ठीक है, और ये पर्सन अपना दे रहा है कि क्यों ठीक है और वाई वाला भी अपना मत दे रहा है कि क्यों नहीं ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो भी सोल्यूशन निकल के आएगा दोनों के उससे, उसमें हमें उस चीज की मेरिट्स और डीमेरिट्स पता होंगी। ठीक है, हो सकता है कि दोनों के मत से ये काम ना हो, या हो सकता है कि इसे भी इसकी बात सही लगे और वो उसे ओके कर दे। ठीक है, तो एरर होने के चांसेस जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं, पार्टनरशिप मेक पॉसिबल टू रेज लार्जर अमाउंट ऑफ फंड्स एंड अंडरटेक एडिशनल ऑपरेशंस व्हेन नीडेड। जैसे कि मैंने बताया था कि सोल प्रोप्राइटर वाले में क्या दिक्कत आती है कि एक पर्सन के पास बहुत ज़्यादा कैपिटल नहीं होता है, लेकिन अगर दो अलग अलग पर्सन हैं, ठीक है, तो उनके पास क्या होगा, उनके पास जो कैपिटल होगा वो ज़्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि जो एक्स वाले के पास मनी है, ठीक है, प्लस वाई वाले के पास जो मनी है, ये क्या हो गया, मनी प्लस मनी। ठीक है, ज़्यादा हो गया ना,
मनी क्या हो गया, ज्यादा हो गया, कैपिटल क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो अगर हम हमारे पास कैपिटल ज्यादा रहेगा तो हम जो चीजें नहीं कर पा रहे थे, जैसे अगर हम स्टाफ ढंग का नहीं रख पा रहे थे कम पैसे में, तो अब हम अच्छे स्टाफ के लिए जा सकते हैं, ठीक है। और जो भी रिलेटेड एडिशनल ऑपरेशंस हैं जो कि नीडेड हैं, उनको भी हम परफॉर्म कर सकते हैं और हमें पैसे की दिक्कत नहीं होगी। शेयरिंग ऑफ रिस्क रिड्यूसेस एंजाइटी बर्डन, ठीक है। रिस्क रिड्यूस हो जाता है, जो बिजनेस रिलेटेड रिस्क है वो रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ता है, ठीक। स्ट्रेस नहीं पड़ता है, एंजाइटी नहीं होती है, बेचैनी नहीं होती है, स्ट्रेस नहीं पड़ता है एक इंडिविजुअल के ऊपर, जो रिस्क रहता है वो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। A partnership firm is not legally required to publish the account and submit its report. Hence, it is able to maintain confidentiality of information relating to its operation. मतलब कि जो भी पार्टनरशिप से रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं, जो भी इंफॉर्मेशन होती है, वो क्या होता है कि पब्लिक में नहीं बताया जाता है, ठीक है। ये क्या होता है, सीक्रेटली अपने पास रखा जाता है, कॉन्फिडेंशियल होता है। तो कॉन्फिडेंशियल होने की वजह से क्या होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमारे तक रह जाती है और लीक नहीं हो पाती है। नो कॉर्पोरेट इनकम टैक्स, ठीक है, इस पर भी इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स जो है वो नहीं लगता है। कॉर्पोरेट इनकम टैक्स नहीं लगता है। सब्जेक्ट टू फ्यूअर रेगुलेशन एज कंपेयर, बता रहा था कि नो कॉर्पोरेट इनकम टैक्स, ठीक है, कोई भी इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट इनकम टैक्स पार्टनरशिप फॉर्म पे नहीं लगाया जाता है। इसके बाद फिर आता है सब्जेक्ट टू फ्यूअर रेगुलेशन एज कंपेयर टू कंपनीज, मतलब कि जो कंपनी में क्या होता है कि रूल्स रेगुलेशन बहुत ज्यादा रहते हैं, लेकिन जो पार्टनरशिप फॉर्म्स या सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म्स रहते हैं वहां पे इस तरह का कोई भी रूल्स रेगुलेशन बहुत ज्यादा नहीं करवाया जाता है, क्योंकि इतना ज्यादा रश नहीं रहता है उस जगह। नेक्स्ट क्या है, इसका डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज में क्या आ जाएगा, डिसएडवांटेज में आ जाएगी रिलेटेड टू अनलिमिटेड लायबिलिटी, मतलब कि बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां दोनों या तीनों या चारों या जितने भी पार्टनर्स हैं उनमें सब पे, ठीक है। अनलिमिटेड लायबिलिटी। दूसरा क्या है, लिमिटेड लाइफ, ठीक है। लिमिटेड लाइफ क्यों, लिमिटेड लाइफ इसलिए क्योंकि जितने भी पार्टनर्स हैं सबके पास इतना ज्यादा पैसा नहीं होगा कि वो क्या कर सके, लार्ज स्केल बिजनेस ऑपरेशन को सपोर्ट कर सके, ठीक है। Restrictions on number of partners and hence contribution in terms of capital investment is usually not sufficient to support large scale business operations. As a result, partnership firms face problems in expansion beyond a certain size, ठीक है। कुछ सर्टेन साइज के बाद क्या होता है कि जो मतलब कि जो पैसे वाली प्रॉब्लम है वो दिक्कत करती है। पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स मेन क्या है, जैसे कि मैंने बताया था कि एक पर्सन क्या है, किसी मत में है, दूसरा पर्सन क्या है, किसी मत में नहीं है, ठीक है। तो अगर ये अपनी बात इसको नहीं समझा पाया कि क्यों इसके मत में नहीं है, और ये अपनी बात नहीं समझा पाया क्यों इस मत में, तो क्या होगा, दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, मतलब कि दोनों के बीच मतभेद हो जाएगा। मतभेद होने से क्या होगा कि जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो नहीं चल पाएगा, क्योंकि दोनों की सहमति से ही कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चल सकता है पार्टनरशिप फर्म के अंदर। अगर दोनों क्या है दोनों के बीच समझौता नहीं है किसी बात को लेके, तो वो पार्टनरशिप फर्म फिर ध्वस्त हो जाएगा। अगर कोई पार्टनरशिप फर्म को छोड़ना चाहता है तो वो ऐसा कर सकता है,
ठीक है, बट देयर इज अ रेस्ट्रिक्शन ऑन अ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी इन केस ऑफ डेथ, रिटायरमेंट, इंसॉल्वेंसी, जैसे मैं बता चुका हूं कि अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, वो बैंकरप्ट हो जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो पार्टनरशिप बिजनेस चल रहा है वो डिसकंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है, वो टूट जाएगा। No partnership firm publish financial reports or make their related information public. It is therefore difficult for any member of the public to ascertain the true financial status of a partnership firm. As a result, the confidence of a public is generally low. जैसा कि मैं बता चुका था कि पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है कि हम कोई भी चीज़ कॉन्फिडेंशियल रखते हैं और बाहर नहीं बताते हैं, लोगों को इस बारे में पता नहीं चलता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो पब्लिक का कॉन्फिडेंस है उस रिलेटेड टू द पार्टनरशिप फर्म वो कम हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ पार्टनर्स कितने प्रकार के होते हैं। पार्टनर्स कितने तरह के होते हैं। पहला होता है एक्टिव पार्टनर, दूसरा होता है पहला होता है एक्टिव पार्टनर, दूसरा होता है स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर, तीसरा होता है सीक्रेट पार्टनर, चौथा होता है नॉमिनल पार्टनर, पांचवा होता है पार्टनर बाय इस्टोपेल, और छठा होता है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। ठीक है, ये 6 तरीके के पार्टनर्स होते हैं, ठीक है। अब इनके बारे में हम नेक्स्ट सेशन में पूरा डिटेल में बात करेंगे कि इनका क्या क्या रोल होता है पार्टनरशिप फर्म के अंदर, ठीक है। तब तक के लिए यहीं पे स्टॉप करते हैं और कल हम फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको आज बताया, ठीक है, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, सबसे पहले मैंने 5 ऑर्गेनाइजेशन जो मेन हैं उनके बारे में आपको बताया। उसमें सबसे पहला जो टॉपिक था सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में, जो कि मैंने बताया कि इंडिविजुअल कोई भी पर्सन अगर बिजनेस को स्टार्ट करता है तो वो क्या कहलाएगा, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म कहलाएगा, क्योंकि जो भी करता धरता है उस दुकान का वो खुद वहाँ का मालिक है। जो भी सेल होगा, जो भी परचेज होगा, जो भी प्रॉफिट होगा रिलेटेड टू बिजनेस, ठीक है, वो सारा वही हैंडल करेगा, रिस्क भी वही हैंडल करेगा। उसके बारे में भी कई सारे फीचर्स मैंने आपको बताए आज रिलेटेड टू दैट, उसके एडवांटेज, मेरिट्स, उसके डीमेरिट्स, उनके भी बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया पार्टनरशिप के बारे में, पार्टनरशिप से रिलेटेड, पार्टनरशिप मतलब क्या,
कि जिसमें 2 या 2 से अधिक लोग इन्वॉल्व हों, लेकिन उनकी संख्या 20 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत रेगुलेट होता है। जो भी उसके रूल्स रेगुलेशन हैं, जो भी उसके टर्म्स एंड कंडीशन हैं, वो सारे गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए हुए हैं। ठीक है, उन्हीं के तहत हम उस फर्म को चला सकते हैं। फिर हमने उसमें बताया है कि उसके क्या क्या फीचर्स हैं, उसके क्या क्या एडवांटेज हैं, कौन कौन से डिसएडवांटेज हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टर्म पे हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ पार्टनर्स के बारे में, और जो बाकी तीनों फॉर्म्स रह गए हैं, उन तीनों फॉर्म्स के बारे में भी आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।